Now, welcome to you in your SST class, and in today's class we are going to read our history chapter 2, ट्रेड टू टेरिटरी। यहाँ पर हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन, दोहरा प्रशासन। द्विपक्षीय प्रशासन कैसे ब्रिटिशर्स ने रन किया था अपने अंडर कंट्रोल में भारत का साम्राज्य लाने के लिए। रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा भारत में ड्यूअल गवर्नमेंट, द्विपक्षीय सरकार, जिसको हम डायरेची भी कहते हैं, बंगाल में शुरू करने के लिए प्रस्ताव लाया गया। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या था, नवाब हैड द पावर ऑफ मिलिट्री। जो नवाब होते थे बंगाल के, उनको सारी पावर दी गई थी मिलिट्री की, सैन्य संचालन की, क्रिमिनल जुडिक्शंस की, जबकि जितना भी रिवेन्यू सिस्टम था वो सब कंपनी के अंडर कंट्रोल में रखा गया था। कंपनी हैड ऑल पावर, कंपनी के पास सारी पावर थी, लेकिन उसके पास कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। जबकि जो नवाब होते थे उनको सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी, लेकिन उनके पास कोई भी प्रशासनिक पावर या रिसोर्सेज को यूज करने की पावर नहीं दी गई थी। इस सिस्टम के तहत बंगाल सफर्ड ट्रिमेंडसली, जो बंगाल था वो पूरी तरह से सफ़र करता रहा। एंड फाइनली वॉरेन हेस्टिंग एंडेड द डुअल गवर्नमेंट। जो वॉरेन हेस्टिंग थे उन्होंने 1772 में डुअल गवर्नमेंट को एंड कर दिया, इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। ब्रॉड बंगाल अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल, और इसी के तहत, इस प्रस्ताव को खत्म होने के तहत ही जो बंगाल था उस पर पूरी तरह से डायरेक्ट कंट्रोल कंपनी का स्थापित हो गया। अब वहां पर नवाब का कोई रोल देखने को नहीं था। ब्रिटिशर्स के अंडर में पूरा कंट्रोल बंगाल पर हो चुका था। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, उसके बाद किस तरह से ब्रिटिश एम्पायर को आगे फैलाने का प्रयास किया गया। Having achieved control over Bengal, English East India Company embarked upon a policy of terrestrial expansion. बंगाल पर अपना शासन स्थापित करने के बाद ब्रिटिश कंपनी का जो टारगेट था वो था अपनी टेरिटरी, अपने क्षेत्र को बढ़ाना था, और भारत में इसके लिए वो इसके लिए वार्स और अलायंसेस दोनों तरीके यूज किए जा रहे थे। एनेक्सेशन थ्रू सब्सिडी अलायंस, सहायक गठबंधन, इस प्रणाली की सहायता से किस तरह से अपने एक्सपेंशन को बढ़ाने का प्रयास किया ब्रिटिशर्स ने। सब्सिडी अलायंस, सहायक गठबंधन हम इसको कहते हैं, इंट्रोड्यूस किया गया मार्किस वेलेस्ली के द्वारा। गवर्नर जनरल थे उस समय पर वो भारत में, फ्रॉम 1798 टू 1805। इट पर्पस वाज टू गेन कंट्रोल, इस व्यवस्था का उद्देश्य था पूरी तरह से कंट्रोल गेन करना उन लार्ज ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, भारत के एक बड़े हिस्से पर, विदाउट डायरेक्ट वार, बिना कोई वार किए, या फिर स्पेंडिंग मनी और मेंटेनिंग ट्रूप्स, बिना कोई सेना को मेंटेन किए या उन पर खर्च किए बिना। इट मेंटेन प्रिंसिपल्स पर, इस अलायंस के प्रमुख प्रिंसिपल्स क्या थे। इंडियन रूलर्स एक्सेप्टिंग सब्सिडी अलायंस हैड टू डिसबैंड देयर आर्मी एंड कीप ब्रिटिश फोर्स विद इन देयर टेरिटरीज। इस व्यवस्था के तहत जितने भी इंडियन रूलर्स होंगे जो भी सब्सिडी अलायंस को स्वीकृत करेंगे, उन्हें अपनी आर्मी को डिसबैंड करना होगा और ब्रिटिश आर्मी को अपने क्षेत्र में रखना होगा। दे पेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रूप, और सैन्य संचालन के लिए जितना भी मेंटेनेंस में खर्च होगा वो इंडियन रूलर्स को ही खर्च करना होगा। एंड दीज फोर्स वर सपोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेंजर्स। ये सेना किस काम आएगी, वो उनको इंटरनल और एक्सटर्नल डेंजर से प्रोटेक्ट करेगी। इन केस ऑफ इंडियन रूलर्स फेल टू मेक पेमेंट, और अगर इंडियन रूलर्स असफल होंगे पेमेंट करने में, आइदर द वूल पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज इकेड बाय द ब्रिटिश एज पेनल्टी, तो पेनल्टी के रूप में ब्रिटिशर्स उनकी पूरी टेरिटरी को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेंगे। इंडियन रूलर्स वर्स ऑल्सो फोर्स, इसी के साथ साथ इंडियन रूलर्स को इसके लिए भी फोर्स किया गया कि वो अपने राज्य में, अपने दरबार में ब्रिटिश ऑफिशियल्स को अपॉइंट करेंगे, उनके रेजिडेंट्स होंगे एट देयर कोर्ट्स, अपने दरबार में वो उनको नियुक्त करेंगे। दे हैड टू एक्सपेल ऑल नॉन इंग्लिश फॉरेनर्स फ्रॉम देयर स्टेट्स, और यहाँ से दे हैड टू एक्सपेल, यहाँ तक कि उन्हें अलाउ करना होगा, एक्सपेल करना होगा, बाहर भेजना होगा नॉन इंग्लिश फॉरेनर्स, जितने भी नॉन इंग्लिश फॉरेनर्स होंगे उनको अपने देश में, स्टेट में रहने की आज्ञा उनको नहीं देनी होगी। बिसाइड्स द रूलर्स हैड टू सरेंडर कंट्रोल ऑफ फॉरेन अफेयर्स टू द ब्रिटिश एंड एग्री टू अबाइड बाय द डिसीजंस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ तक कि उनको पूरी तरह से सरेंडर करना होगा फॉरेन अफेयर्स के लिए,
ब्रिटिश कंट्रोल के लिए, और सारे डिसीजंस जो भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी उनको उनको एग्री करना होगा, उन पर उनको अपनी सहमति देनी होगी। द एडवांटेजेस, अब इन सब अलायंस के क्या क्या बेनिफिट्स ब्रिटिशर्स को हुए। प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट्स ऑफ प्रोटेक्शंस ऑफ स्टेट, प्रोटेक्शन के बहाने स्टेट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए जो सैन्य संचालन रखा गया था। कंपनी कुड मेंटेन ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, यहाँ तक अब इसमें क्या व्यवस्था हो गई, बिना कोई खर्च किए कंपनी की जो लार्ज आर्मी थी वो स्टैंड हो गई। इंडियन, और खर्च किसको करना पड़ता था, इंडियन प्रिंसेस को सारा खर्च करना पड़ता था। इट गेव द कंपनी ए चेंज टू एक्सपेंड इट्स टेरिटरीज, यहाँ तक कि कंपनी को अधिकार मिल गया अपनी टेरिटरीज, अपने क्षेत्र को एक्सपेंड करने का। बिकॉज द ब्रिटिश हैज गैदर्ड इन्फ्लुएंस इन पावर, अब ब्रिटिशर्स के पास प्रभाव और पावर दोनों शामिल हो चुकी थी। इसके डिसएडवांटेजेस इंडियन स्टेट्स को क्या हुए, द इंडियन रूलर्स वर deprived ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू जॉइन हैंड्स अगेंस्ट द कंपनी, अब इंडियन रूलर्स कंपनी के खिलाफ किसी और राजा के साथ हैंड्स नहीं मिला सकते थे, उनके साथ ज्वाइन नहीं हो सकते थे। दे लॉस देयर राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग, उनके पास निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं था। एंड टू फेस इंटरफियरेंस ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट्स इन देयर एवरीडे अफेयर्स, यहाँ तक कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को दरबार में नियुक्त करने के कारण उनके एवरीडे के जो कार्य थे उनमें भी ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप होने लगा। इंडियन रूलर्स लॉस देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, ये इस तरह से इंडियन रूलर्स का प्रशासनिक और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पूरी तरह से खत्म हो गई। नाजिम ऑफ हैदराबाद इन 1798 वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस, पहले ऐसे नवाब जिसने इस सब्सिडी अलायंस सहायक गठबंधन को स्वीकृति दी थी 1798 में हैदराबाद के नाजिम थे, हिज निज़ाम थे। ही गेव द ब्रिटिश एंड टेरिटरीज ऑफ बेल्लेरी एंड चदम्पा, इन्होंने ब्रिटिशर्स को क्षेत्र प्रदान किया था बेल्लेरी एंड चदम्पा का। एंड नवाब ऑफ अवध एक्सेप्टेड द सब्सिडी अलायंस इन 1808 एंड कैडिट रोहिलखंड, गोरखपुर एंड द टेरिटरीज बिटवीन गंगा एंड यमुना, ये सब टेरिटरीज ब्रिटिशर्स को सौंप दी गई। पेशवा बाजीराव सेकंड एक्सेप्टेड सब्सिडी अलायंस इन 1802 एंड एग्रीड टू पे 26 lakhs ए ईयर। इस अलायंस के साथ साथ पेशवा बाजीराव ने यह प्रॉमिस किया कि वो 26 lakhs रुपीज पे करेंगे हर ईयर, प्रतिवर्ष ब्रिटिशर्स कंपनी को अदा करेंगे। एक्सपेंशन थ्रू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फेडरेशंस, डायरेक्ट प्रत्यक्ष मिलिट्री संचालन के द्वारा किस तरह से एक्सपेंशन किया गया अपने क्षेत्र का। एक्सपेंशन ऑफ पावर एंड कंपनी थ्रू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फेडरेशंस इंक्लूड ए सीरीज ऑफ वार्स, इस पावर को इंक्रीज करते हुए अलग अलग रूप में सीरीज देखने को मिली युद्ध के रूप में, जैसे एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मराठा वार, एंग्लो सिख एंड एंग्लो अफगान वार्स। मैसूर company did not follow the system of subsidiary alliance and with all the Indian states, जो ब्रिटिश कंपनी थी उसने अपने एक्सपेंशन को फॉलो करने के लिए सभी क्षेत्र में, सभी स्टेट्स में भारत के एक ही पॉलिसी को फॉलो नहीं किया। इट रिस्टोर द डायरेक्ट वार, कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहां पर उन्होंने डायरेक्ट वार का सहारा लिया और उसकी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया। फॉर एग्जाम्पल द राइज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैसूर अंडर हैदर अली अलार्म द कंपनी रिजल्टिंग इन 4 वार्स। हैदर अली के साथ जो युद्ध हुए उसमें 4 वार्स कंक्लूड हुए, जस्ट इन 1769 से लेकर 1799 सीई तक। फर्स्ट वाज एंग्लो मैसूर वार हैपेंड, यह वार घटित हुआ था बिकॉज ऑफ मैसूर कंट्रोल द ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट, क्योंकि जो मैसूर था उसने मालाबार कोस्ट के व्यापार पर कंट्रोल कर लिया था। सिंस द स्पाइस ट्रेड वाज वेरी ल्यूरेटिव फॉर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो स्पाइसेस का व्यापार था वह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। दे फॉर्म्ड एन अलायंस विद द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम के साथ एक अलायंस, एक कमेटी बना ली। एंड द मराठास एंड नवाब ऑफ कर्नाटक टू अटैक मैसूर, और उस अलायंस के साथ उन्होंने अटैक किया मैसूर पर। हैदर अली इन टर्न ब्रॉट द निज़ाम एंड मराठास टू हिज साइड, अब हैदर अली ने अपनी साइड निज़ाम और मराठास को लिया। एंड प्रॉमिस टेरिटरीज गेन एंड ही अटैक एरकॉट एंड रीच मद्रास, और उन्होंने एरकॉट पर आक्रमण किया और मद्रास पहुंच गए। इस वॉर के अंत में एक समझौता हुआ एंड ट्रीटी ऑफ मद्रास के नाम से इसको जाना जाता है, जिसके तहत हैदर अली अग्रीड टू हेल्प ईच अदर इन केस ऑफ अटैक बाय थर्ड पार्टी। अब हैदर अली ने समझौता किया कि अगर किसी थर्ड पार्टी के द्वारा अटैक होता है तो वो सबको हेल्प करेगा।
सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, दूसरा वार। ब्रिटिश वायलेटेड द ट्रीटी ऑफ 1769, ब्रिटिश कंपनी ने यह समझौता तोड़ दिया 1769 में। एंड ही डिड नॉट हेल्प हैदर, उन्होंने हैदर को हेल्प नहीं किया जब मराठाज ने अटैक किया मैसूर पर इन 1771 में। द इंग्लिश ऑल्सो अटेम्प्ट टू कैप्चर माहे, यहाँ तक कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं प्रयास किया माहे को अपने अंडर कंट्रोल में लेने का। एंड विच वाज अंडर हैदर्स जुडिक्शन, क्योंकि माहे का जो प्लेस था वो हैदर अली के जुडिक्शन में चलता था। हैदर डाइड ड्यूरिंग दिस वॉर, इस वार में हैदर अली की मृत्यु हो गई। बट हिज सन टीपू कंटिन्यूड इट, लेकिन इस वार को टीपू सुल्तान के द्वारा कंटिन्यू किया गया। इसके बाद सेकंड समझौता हुआ, दूसरे बार का समझौता हुआ, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के नाम से इसको जाना जाता है, जिसके तहत ब्रिटिश एंड मैसूर एग्रीड टू रेस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटरीज। ब्रिटिश एंड मैसूर एग्री हुए, सहमत हुए कि एक दूसरे के क्षेत्रों को वो रेस्पेक्ट करेंगे। थर्ड एंग्लो मैसूर वार, अंडर टीपू, टीपू सुल्तान के अंडर संरक्षण में मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड इन मालाबार कोस्ट, जो मालाबार कोस्ट का एरिया था वहां पर प्रॉफिटेबल ट्रेड चल रहा था, संचालित हो रहा था। वेयर द कंपनी परचेज्ड पीपर एंड कार्डमम, यहाँ से जो कंपनी थी वो परचेज करती थी पीपर एंड कार्डमम। इन 1785 टीपू स्टॉप्ड एंड एक्सपोर्ट सैंडलवुड, टीपू ने स्टॉप कर दिया एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड का, पीपर का एंड कार्डमम का। एंड डिस अलाउ लोकल मर्चेंट्स टू ट्रेड विद कंपनी, और यहाँ तक कि उसने अलाउ नहीं किया लोकल मर्चेंट्स को कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए। ही एस्टैब्लिश ए क्लोज रिलेशनशिप, इसके साथ उन्होंने एक क्लोज रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश कर दी फ्रेंच के साथ, फ्रेंच कंपनी के साथ। एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प, फ्रेंच कंपनी की हेल्प से उन्होंने अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज कर लिया। द ब्रिटिश गॉट फ्यूरियस एंड डिसाइडेड टू कंट्रोल टीपू सुल्तान, अब इसके कारण क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो थे फ्यूरियस हो गए और उन्होंने टीपू सुल्तान को कंट्रोल करने का निर्णय लिया। एंड थर्ड एंग्लो मैसूर वार, टीपू वाज डिफीटेड, इस बार में जो टीपू सुल्तान थे वो हार गए और एक फिर से एक समझौता हुआ, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के नाम से इसको जाना जाता है। हैड टू गिव अवे लार्ज पार्ट ऑफ हिज किंगडम, जिसके कारण उसके राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके कंट्रोल से चला गया। ही ऑल्सो हैड टू पे ए ह्यूज फाइन, यहाँ तक कि युद्ध की हानि के रूप में उसको एक बड़ा फाइन भी ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। एंड सेंड टू ऑफ हिज सन्स एज होस्टेज टू द ब्रिटिश, और उसके दोनों बेटों को होस्टेज बंदी के रूप में ब्रिटिशर्स के पास भेज दिया गया। द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, लॉर्ड वेलेस्ली द ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे आज टीपू टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस, टीपू सुल्तान को सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया। एंड वार वाज डिक्लेयर, जिसके कारण फोर्थ एंग्लो मैसूर वार डिक्लेयर हो गया। टीपू डाइड फाइटिंग इन श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। एंड ब्रिटिश अनेक्सेड मोस्ट ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट एंड हैंडेड ओवर दैम निजाम ऑफ हैदराबाद, अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सारी पावर अपने हाथ में ले ली और कुछ एरिया जो था निजाम ऑफ हैदराबाद को प्रोवाइड कर दिया। द रिमेनिंग किंगडम वाज प्लेस्ड अंडर द हेयर ऑफ ओल्ड रूलिंग फैमिलीज, और कुछ एरिया ऐसा था जो उनके ओल्ड रूलिंग फैमिलीज के जो उत्तराधिकारी थे उनको सौंप दिया गया। द वुडवेयर्स हु एक्सेप्टेड द सब्सिडी अलायंस, लेकिन किस शर्त के साथ कि वो सब सब्सिडी अलायंस को, सहायक गठबंधन को एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह से उसके राज्यों को ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था। मराठास फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी के अंत तक कंपनी हैज ट्राइड टू कर्ब द पावर ऑफ मराठास, मराठास की जो पावर थी कंपनी ने उसको भी अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास किया। मराठास रिकवरिंग फ्रॉम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, 1761 में जो मराठास थे वो रिकवर कर रहे थे उस हानि को जो उनको फेस करनी पड़ी थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। एंड अमर्ज एज पॉसिबल अल्टरनेटिव टू द मुगल्स इन नॉर्थ इंडिया, और वो ढूंढ रहे थे पॉसिबल अल्टरनेटिव्स टू मुगल्स इन नॉर्थ इंडिया। द 5 मराठा चीफ्स, जिसमें शामिल थे पेशवाज, गेकवाड्स, होलकर्स, बोनल्स एंड सिंडल्स, हैज इंटरनल डिफरेंसेस, इनके बीच आंतरिक मतभेद थे। द ब्रिटिश टुक एडवांटेजेस, इन पांचों के बीच के जो आंतरिक मतभेद थे उनका बेनिफिट उठाते हुए ब्रिटिशर्स ने लीडिंग 3 एंग्लो मराठा वार्स, 3 मराठा वार्स को फोर्स किया, आगे की ओर बढ़ावा दिया, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स अपना शासन स्थापित करना चाहते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ फिफ्थ पेशवा की मृत्यु के बाद हिज अंकल रघुनाथ राव वांटेड टू असेंड द थ्रोन, सिंहासन पर बैठना चाहते थे, उनके जो चाचा थे वो बैठना चाहते थे। इन ऑर्डर टू डू दिस
अब यह प्राप्त करने के लिए, उस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हाथ मिला लिया। दिस वाज अपोज्ड बाय द मराठास, जिसका विरोध मराठास के द्वारा किया गया और एक वार की स्थिति उत्पन्न हो गई। द ट्रीटी ऑफ सलहाट 1782 में समझौता हुआ। दे म्यूचुअली रेस्टिट्यूटेड ईच अदर्स टेरिटरीज, वो म्यूचुअल समझौते के साथ एक दूसरे की टेरिटरीज को उन्होंने रेस्टिट्यूट कर दिया। रघुनाथ राव वाज इंस्टॉल्ड एज पेशवा, और रघुनाथ राव को पेशवा बना दिया गया। सेकंड एंग्लो मराठा वार, दूसरा मराठा वार जो था, उसमें पेशवा बाजीराव सेकंड, जो रघुनाथ राव के बेटे थे, लिव्ड अंडर द शेडो ऑफ हिज फादर, वो अपने पिता की छत्रछाया में बड़े हुए थे। ही वॉज हेटेड बाई मराठा चीफ, उनको घृणा दी जाती थी मराठा चीफ्स के द्वारा, एंड रिगार्डेड एज ट्रेटर, और उनको एक देशद्रोही माना जाता था। इन द बैटल ऑफ पूना, पूना के युद्ध में अक्टूबर 1802 में ही वॉज डिफीटेड बाय यशवंत राव, होलकर के द्वारा उनको हरा दिया गया। एंड द मराठा रूलर्स इंदौर, इन मराठा रूलर्स के इंदौर में। पेशवा फ्लीड टू ब्रिटिश फॉर प्रोटेक्शन, जो पेशवा थे वो भागकर ब्रिटिशर्स की शरण में चले गए, और वहां पर एक समझौता हुआ, ट्रीटी ऑफ बेसिंग के नाम से इसको जाना जाता था। ही गेटेड टेरिटरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सब्सिडी फोर्स, अब उन्होंने क्या किया, समझौते के तहत सब्सिडी फोर्स के तहत अपनी टेरिटरी को ब्रिटिशर्स को सौंप दिया। एंड एग्री टू कोऑपरेट विद नो अदर पावर, और बिना किसी अन्य पावर के उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करने का निर्णय लिया। The Sindels and Bhonsals were also defeated. इन दोनों ग्रुप्स को भी ब्रिटिशर्स के द्वारा हरा दिया गया। इन 1803 रंगोजी भोंसले सेकंड ऑफ नागपुर एंड दौलत राव सिंडेल ऑफ ग्वालियर साइंड ट्रीटी, उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ एक समझौता साइन किया। इस समझौते के तहत ब्रिटिश बिकेम मास्टर ऑफ कटक, ब्रिटिशर्स को मालिकाना हक मिल गया कटक का, गंगा यमुना दोआब एंड दिल्ली आगरा क्षेत्र का, एंड पार्ट ऑफ बुंदेलखंड, इन सब पर ब्रिटिशर्स का मालिकाना हक स्थापित हो गया। थर्ड एंग्लो मराठा वार स्टार्टेड इन 1817 विद द इन्वेंशन ऑफ मराठा टेरिटरी बाय ब्रिटिश ट्रूप, जब ब्रिटिश ट्रूप पर ब्रिटिश सेना के द्वारा आक्रमण किया गया मराठा के क्षेत्रों पर। द स्टेटेड पर्पस टू अटैक, इस आक्रमण का जो उद्देश्य था, टेक एक्शन अगेंस्ट द पेंडियर्स ऑफ बॉन्ड्स ऑफ रॉबर्स फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया के जो रॉबर्स थे, बॉन्ड्स थे, समूह थे रॉबर्स के, उनके खिलाफ एक्शन लेना था। द पेशवा सपोर्टेड बाय भोंसले होलकर्स रूलर्स, जो पेशवा थे उनको सपोर्ट किया गया भोंसले एंड होलकर्स के द्वारा, एंड रोज अप अगेंस्ट द ब्रिटिश, और ये सब अगेंस्ट खड़े हो गए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट संघर्ष में खड़े हो गए। ए सीरीज ऑफ डिफीट ब्रॉक अप, लेकिन हार की एक शुरुआत हुई, सीरीज हुई, एंड मराठा एम्पायर एंड एंडेड मराठा इंडिपेंडेंस, जिसके तहत जो मराठाओं की आज़ादी थी वो खत्म हो गई। द पेशवा वाज डिफीटेड, पेशवा डिफीट हो गए, हार गए इस युद्ध में, और उनको भागना पड़ा अपनी जान बचाकर। Once captured, he was placed on a small estate with a pension, and most of his territory was annexed to the Bombay Presidency, और अगर वो पकड़े जाते तो क्या, उनको छोटे छोटे स्टेट दी जाती थी, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर कंट्रोल में उनकी टेरिटरीज को सौंप दिया गया था। अदर पावरफुल मराठा चीफ लाइक होलकर्स ऑफ इंदौर, इंदौर के जो मराठा थे, होलकर्स एंड सिंडेल्स ऑफ ग्वालियर एंड भोंसल्स ऑफ नागपुर वर आल्सो सब्जुगेटेड, उनको भी ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में ही नियंत्रण स्थापित करना पड़ा। द मराठा किंगडम ऑफ नागपुर एंड इंदौर बिकेम ए पार्ट, अब मराठा किंगडम और नागपुर का, इंदौर का पार्ट जो था वो भी ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया। आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड वार, थर्ड एंग्लो मराठा वार के अंत में मराठा पावर एंडेड, मराठाओं की पावर जो थी खत्म हो गई, एंड कंपनी कंट्रोल द एंटायर एरिया, और पूरे साउथ के विंध्यास एरिया पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। पूना वाज नो लॉन्गर, अब पूना वाज नो लॉन्गर द सीट ऑफ पावर ऑफ पेशवा, पूना पर पेशवा का कोई अधिकार नहीं था। इनफैक्ट द टाइटल ऑफ पेशवा, द ट्रेडिशनल हेड ऑफ मराठास, जो टाइटल दिया जाता था पेशवा को, जो ट्रेडिशनल हेड होते थे मराठा, उसके वाज एबोलिश्ड, इस टाइटल को भी प्रतिबंधित कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। एंड पेशवा बाजीराव टेरिटरीज वर एनेक्सेस टू द ब्रिटिश एम्पायर, पेशवा बाजीराव के जितने भी क्षेत्र थे उन सबको ब्रिटिश एम्पायर में मिला दिया गया। द अदर मराठा चीफ्स हैड टू साइन द सब्सिडी अलायंस ट्रीटी, और जितने भी अन्य मराठा चीफ्स थे उन सब ने सहायक गठबंधन समझौते को स्वीकार कर लिया। एंग्लो सिख वार, डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब, महाराजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब की डेथ के बाद वाज फॉलोड बाय ए पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी,
एंड वहाँ पर उनके शासन में एक अस्थिरता का समय शुरू हो चुका था, जिसका फायदा ब्रिटिशर्स कंपनी ने उठाया। द फर्स्ट एंग्लो सिख वार ब्रोक आउट, और उन्होंने सिखों के खिलाफ एक एंग्लो सिख वार, फर्स्ट सिख वार को घोषित कर दिया। एंड ट्राई टू क्रॉस द सतलुज टू ऑक्यूपाई लाहौर, और लाहौर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सतलुज रिवर को क्रॉस किया। द ब्रिटिश डिफीटेड दैम, और ब्रिटिशर्स ने उनको हरा दिया। द ट्रीटी ऑफ लाहौर, उसके बाद समझौता साइन हुआ ट्रीटी ऑफ लाहौर के रूप में। एंड इट रिकॉग्नाइज दलीप सिंह द सन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह एज द रूलर। इस समझौते के तहत महाराजा रंजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह को शासक घोषित किया गया। एंड हिज मदर रानी जिंदन एज ए रेजेंट, और उनकी मदर को एक रेजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। द सिख हैड टू पे ह्यूज वॉर इमीडिएटली, वॉर की हानि के रूप में सिखों को एक बड़ी पेनल्टी टेरिटरीज के रूप में, अपने क्षेत्र के रूप में ब्रिटिशर्स को अदा करनी पड़ी, जिससे उनका एक बड़ा क्षेत्र ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला गया। व्हेन द ब्रिटिश एक्यूज रानी जिंदन ऑफ एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज, यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स ने दोषी करार दे दिया रानी जिंदन को एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज के रूप में, और रिमूव्ड हर फ्रॉम पावर, और उनकी सारी पावर ले ली। एंड एंटायर सिख स्टेट रिवॉल्टेड, जिसके का और सारे स्टेट्स में जो सिख स्टेट्स थी उनमें रिवॉल्ट, क्रांति की शुरुआत हो गई। लॉर्ड डलहौजी डिक्लेयर्ड वार ऑन द सिख्स, और सिखों के खिलाफ लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वॉर डिक्लेयर कर दिया गया। इन 1849 दे वर डिफीटेड, वे हार गए। एंड द ब्रिटिश एनेक्सीड पंजाब, और पंजाब पर ब्रिटिशर्स का अंडर कंट्रोल स्थापित हो गया। इन 1809 ए ट्रीटी वाज साइन, 1809 में एक समझौता साइन किया गया विद द एमिर्स, जो रूलर्स थे सिंध के, उनके साथ में, हु प्रॉमिस नॉट टू लेट द फ्रांस पास थ्रू देयर टेरिटरीज, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो फ्रांस को रास्ता नहीं देंगे अपने क्षेत्र में आने के लिए। इफ द ब्रिटिश प्रॉमिस नॉट टू ट्रांसपोर्ट आर्म्स थ्रू सिंध, लेकिन एक शर्त के साथ कि अगर ब्रिटिश ये वायदा करें कि वो आर्म्स, सिंध को आर्म्स, शस्त्र प्रदान नहीं करेंगे। हाउएवर इन 1839 ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, लेकिन फर्स्ट एंग्लो अफगान वार के दौरान ब्रिटिश ने जो आर्म फोर्स थी वो अफगानिस्तान की ओर मूव कर दी सिंध के रास्ते से। इन 1843 सिंध वाज एनेक्सेड, एंड इन अर्ली 1840s द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी fought a prolonged war with Afghanistan and established indirect rule there। उसके बाद जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ एक वॉर घोषित किया और इनडायरेक्ट कंट्रोल वहां पर स्थापित कर लिया। एक्सपेंशन थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से, एक दूसरी पॉलिसी उन्होंने लागू की, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से इसको कहा जाता था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से वाज अनेक्सेशन पॉलिसी डाइवर्स बाय लॉर्ड डलहौजी, यह पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। गवर्नर जनरल थे बिटवीन 1848 टू 56। इस पॉलिसी में क्या निर्धारित किया गया? इस पॉलिसी में कुछ शर्तें लागू की गई। द रूलर्स ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स टेरिटरीज अंडर सब्सिडी अलायंस विद द ब्रिटिश, ऐसे शासक जो भारत में सहायक गठबंधन के रूप में प्रिंसली स्टेट में शासन कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में, एंड दोज विदाउट ए नेचुरल हेयर, और जिनका कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है, मीन्स जिन राजाओं के अपनी कोई औलाद नहीं है, had to take permission from the British to adopt an heir, उन्हें ब्रिटिशर्स से परमिशन लेनी होगी किसी भी बच्चे को गोद लेने के लिए या अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए। द ब्रिटिश हैड द राइट टू सैंक्शन और रिफ्यूज, अब ब्रिटिशर्स के पास ये अधिकार था कि वो इस रिक्वेस्ट को सैंक्शन करे, अप्रूव करे या फिर रिजेक्ट कर दे। अडॉप्शन की यह शर्त ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड करती थी कि वो अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। द टेरिटरीज ऑफ रूलर्स हु वर विदाउट ए मेल हेयर, और ऐसे क्षेत्र जिन पर कोई मेल उत्तराधिकारी नहीं था, वर अनेक्सेड इफ द अडॉप्शन वाज नॉट सैंक्शन, और जब ब्रिटिशर्स के द्वारा एडॉप्शन की जो याचिका थी अगर उसको खारिज कर दिया जाता था तो उस पर कंट्रोल किसका हो जाएगा? ब्रिटिशर्स का अंडर कंट्रोल उस पर स्थापित हो जाएगा। दिस टुक अवे द लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड राइट ऑफ इंडियन रूलर्स, इसके कारण क्या हुआ? लॉन्ग एस्टैब्लिश जो अधिकार थे इंडियन रूलर्स के वो खत्म हो गए विदाउट एन हेयर, क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। एंड टू चूज और अडॉप्ट ए सक्सेसर, और वो अब अपनी मर्जी से अपना उत्तराधिकारी या सक्सेसर भी नियुक्त नहीं कर सकते थे। द कंपनी एनेक्स द प्रिंसली स्टेट ऑफ सत्रह, इसी के तहत जो कंपनी थी उसने प्रिंसली स्टेट ऑफ सत्रह, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर, झांसी, अवध, इन सबको अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया क्योंकि इनका कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं हो पाया था।
डलहौजी ऑल्सो अबोलिश टाइटल्स, डलहौजी ने टाइटल्स को भी प्रतिबंधित कर दिया। पेंशन ऑफ द हेयर्स ऑफ चाइल्डलेस इंडियन रूलर्स, और जितने भी इंडियन रूलर्स थे जिनके कोई बच्चे नहीं थे उनकी भी पेंशन्स को रिजेक्ट कर दिया। एंड अनेक्सीड देयर टेरिटरीज, और उनके जो क्षेत्र थे उनको अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। तंजौर एंड कर्नाटिक वार अनेक्सीड इन दिस मैनर, इसी के तर्ज पर जो कर्नाटिक वॉर थे या तंजौर के वॉर थे वो लड़े गए थे। वैन पेशवा बाजीराव सेकंड डाइड, जब पेशवा बाजीराव सेकंड की मृत्यु हुई, पेंशन वाज डिनाइड टू हिज अडॉप्टेड सन, उनके अडॉप्टेड सन को जो पेंशन थी वो भी डिनाइड कर दी गई नाना साहेब को। एंड द इंपीरियल टाइटल ऑफ मुगल एम्परर वाज अबॉलिश्ड, और इस तरह से जो इंपीरियल टाइटल दिया गया था मुगल एम्परर का वह भी उनसे छीन लिया गया। इस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल स्थापित किया था पूरे भारत में। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, ब्रिटिशर्स के शासनकाल में प्रशासनिक स्ट्रक्चर कैसा था? अपने एडमिनिस्ट्रेटर को रिक्वायर करने के लिए, नई टेरिटरीज को एक्वायर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश इन्वॉल्व एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिशर्स ने एक कुशल प्रशासन को एस्टैब्लिश किया था। ब्रिटिश टेरिटरीज वर डिवाइडेड, 3 प्रेसिडेंसीज में इन टेरिटरीज को डिवाइड किया गया, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। द गवर्नर जनरल वाज टू बी द सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रत्येक एडमिनिस्ट्रेशन के जो गवर्नर जनरल होते थे उनको सुप्रीम हेड घोषित किया गया था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट पारित किए गए थे, सच एज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडियन एक्ट 1784 एंड सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट ए सेट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जिससे कि उनका जो प्रशासनिक प्रबंधन है उसको स्थापित किया जा सके। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल क्षेत्र में किस तरह से प्रशासन उनके द्वारा किया गया था। दे नीड टू सेट अप ए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अराउज व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट एक्वायर्ड वास्ट टेरिटरीज इन इंडिया, जब बड़े बड़े क्षेत्र ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए तो उन्हें अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ी। लॉर्ड कॉर्नवालिस रिगार्डेड एज द फादर ऑफ, लॉर्ड कॉर्नवालिस को रिगार्ड किया जाता है, सम्मान दिया जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेट अप एज इंडिपेंडेंट सिविल सर्विस, उन्होंने स्थापित की थी इंडिपेंडेंट सिविल सर्विसेज की। ही स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ प्राइवेट ट्रेड, उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस ऑफ प्राइवेट ट्रेड जो व्यक्तिगत व्यापार था उसको बंद कर दिया। एंड रिप्लेस करप्ट ऑफिशियल्स विद द वेल एजुकेटेड, और जितने भी करप्ट ऑफिशियल्स थे उनके स्थान पर वेल एजुकेटेड लॉयल सिविल सर्वेंट्स को सैलरी के हु सैलरीज ही रेज, जितनी सैलरी के अनुसार उनको नियुक्त कर दिया गया। इन 1800 इन कलकत्ता वेलेस्ली एस्टैब्लिश्ड फोर्ट विलियम कॉलेज, वेलेस्ली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई जहां पर सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन किया जाता था इन लोकल लैंग्वेज एंड कस्टम, लोकल लैंग्वेज और कस्टम्स को फॉलो करते हुए। इन 1806 ए सिमिलर कॉलेज एस्टैब्लिश किया गया, हैलीबर्ग्स कॉलेज में वाज एस्टैब्लिश इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में एस्टैब्लिश हुआ था। फ्रॉम 1853 ऑल रिक्रूट्स हैड टू पास ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी रिक्रूट्स होते थे उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना जरूरी होता था। एंड टू ऑर्डर क्वालिफाई फॉर सिविल सर्विस, इन सब सिविल सर्विस में क्वालिफाई करने के लिए। द ICS एक्ट ऑफ 1861 एस्टैब्लिश इंडियन सिविल सर्विस, इस एक्ट के तहत इंडियन सिविल सर्विसेज स्थापित की गई थी। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के लिए ब्रिटिशर्स ने भारत को डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट्स में, जिलों में। इन ईच डिस्ट्रिक्ट देयर एज ए कलेक्टर, हर डिस्ट्रिक्ट में रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर नियुक्त किए गए। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेट, न्याय व्यवस्था के लिए जजेस की व्यवस्था की गई। इस तरह से मजिस्ट्रेट, जज और कलेक्टर अलग अलग जिलों में नियुक्त किए गए। यह व्यवस्था ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाई गई थी और आज भी हम इस व्यवस्था को अपने देश में देख सकते हैं। जुडिशियल सिस्टम, जो न्याय व्यवस्था थी उसको कैसे संचालित किया जाता था। प्रायर टू ब्रिटिश रूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वाज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ लॉ, पहले जो प्रशासन था वो ट्रेडिशनल सिस्टम पर चल रहा था। इन द केस ऑफ हिंदूज एंड शास्त्रास एंड इन केस ऑफ मुस्लिम शरीयत, हिंदुओं में शास्त्रों के अनुसार, मुस्लिम्स में शरीयत के अनुसार। एंड वाज द बेसिस ऑफ जस्टिस, उसी के हिसाब से न्याय होता था। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग एंड कॉर्नवालिस टुक स्टेप्स टू सेट ए न्यू जुडिशियल स्ट्रक्चर, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कुछ स्टेप्स निर्धारित किए जिसके तहत जुडिशियल स्ट्रक्चर को
चेंज कर दिया गया। बाय 1772 ईच डिस्ट्रिक्ट वाज हैव टू कोर्ट्स, अब हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स बना दी गई, सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। इन सिविल कोर्ट्स in the hands of काजी एंड मुफ्ती हु वर्क अंडर द कलेक्टर्स, और इन पर जो कंट्रोल रखा गया वो किसका रखा गया, काजी और मुफ्ती का रखा गया जो कलेक्टर के अंडर कंट्रोल में वर्क करते थे। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड। 1773 के एक्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का निर्धारण किया गया, एस्टैब्लिश की गई कलकत्ता में विद एल्जे एम्पली एज ए चीफ जस्टिस। By the Act of 1781, it was decided that English law would be strictly applied only in the cases of involving British citizens. इंग्लिश लॉ अप्लाई किया जाएगा अगर ब्रिटिश सिटीजन्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अगर इंडियंस हैं, वाइल द इंडियंस वुड बी ट्राइड अंडर देयर ट्रेडिशनल लॉ, जो इंडियंस पीपल्स होंगे उनके ऊपर जो कानून निर्धारित होगा वो उनके ट्रेडिशनल लॉ के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। इन 1793 द फेमस कॉर्नवालिस कोड वाज कंपाइल्ड। फेमस कॉर्नवालिस कोड को लागू किया गया फॉर द गाइडेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ न्यू जुडिशियल सर्विस। न्यू जुडिशियल सर्विस में ऑफिसर्स को गाइड करने के लिए। इन 1833 एक ग्रेडेड स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स कम इनटू बीइंग। एक ग्रेडेड स्ट्रक्चर निर्धारित हुआ जिसको ग्रेड किया गया 1833 में। एंड 1865 हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। मद्रास, कोलकाता एंड बॉम्बे में हाई कोर्ट्स स्थापित किए गए। द Codifications of law was meant to establish judicial equality in laws which appeal to both rulers and the ruled. अब यहाँ पर जो कॉन्फिडिकेशन था लॉ का, उसमें इक्वालिटी स्थापित करना कानून के दायरे में, इसके लिए विच अप्लाइड टू बोथ, दोनों पर, रूलर्स हो या फिर जो रूल जिन पर वो शासन कर रहे हो। दिस वाज प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, इसी को प्रिंसिपल निर्धारित किया गया रूल ऑफ लॉ का। However, even though the judicial system professed equality before law, Europeans were tried in special court by British judge. लेकिन जहाँ तक बात थी इक्वालिटी के जुडिशियल सिस्टम में, जितने भी यूरोपियंस थे वर ट्राइड इन स्पेशल कोर्ट, उनको स्पेशल कोर्ट्स में ट्रायल होता था उनका, और जहाँ पर जज होते थे वो ब्रिटिश जज होते थे। तो यहाँ पर इक्वालिटी देखने को नहीं मिलती थी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की जो स्वतंत्रता थी वाज अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, यह दूसरा प्रमुख क्षेत्र था विच द कॉलोनियल रूल्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जो भारत में इस उपनिवेशक शासन ने इंट्रोड्यूस किया था। दिस मीन दैट जुडिशरी वाज फ्री, इसके तहत जितनी भी न्याय व्यवस्था थी, मीन सुप्रीम कोर्ट थी या हाई कोर्ट थी, वो फ्री होंगी विदाउट द इन्फ्लुएंस, इन पर किसी भी पॉलिटिकल या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रभाव नहीं होगा। आर्मी की क्या व्यवस्था थी? द बल्क ऑफ कंपनीज आर्मी कंसिस्ट ऑफ इंडियन सोल्जर्स, जितने भी कंपनीज की दल थे आर्मी के, उनमें इंडियन सोल्जर्स जिनको सिपाही कहा जाता था। वाइल इट्स ऑफिसर्स वर एक्सक्लूसिवली ब्रिटिश, लेकिन जितने भी ऑफिसर्स होते थे वो ब्रिटिश होते थे। द हाईएस्ट पोजीशन हैड बाय एन इंडियन सोल्जर्स वाज दैट ऑफ सूबेदार, और इंडियंस के द्वारा जो हाईएस्ट पोजीशन अचीव की जा सकती थी एक ब्रिटिश आर्मी में, उसको सूबेदार कहा जाता था। इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश डेवलप्ड ए यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने एक स्थायी मिलिट्री कल्चर को डेवलप किया। ऑल सोल्जर्स वर सब्जेक्टेड टू ए यूरोपियन स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग, सभी सोल्जर्स को यूरोपियन स्टाइल्स की ट्रेनिंग दी जाती थी, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करे या फिर किसी भी समुदाय से बिलोंग करते हों। इस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपने साम्राज्य को भारत में एक्सपेंड किया था। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर। यू हैव टू कंप्लीट द बुक वर्क। इन बुक वर्क you have only fill in the blanks as unscramble words. You have to unscramble words. You have to scramble these words. Free pass given by Indian rulers to trades for expecting tax and goods. यहाँ पर आपको इन unscrambles word को scramble करना है। This work you will do yourself. This is not a difficult task. You will do it yourself in homework. After that you have give reasons, very short question answers, and then short and long questions. All questions are provided with answer key with this video. आपको वीडियो के साथ इन क्वेश्चंस की आंसर की भी प्रोवाइड की गई है। आप वहाँ से उसको कंप्लीट करेंगे और लाइव क्लास में इन क्वेश्चंस को आपको समझा दिया जाएगा। सो कंप्लीट योर वर्क
with note in your notebook with the help of this video, and attend all live classes to understand all